नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है फरीदाबाद हरियाणा से। महिला पत्रकार पूजा तिवारी फरीदाबाद के सेक्टर 46 स्थित सद्भावना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 42 में रहती थी। वो दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्टर थी। इस अखबार में वो पिछले 3 सालों से काम कर रही थी। फरीदाबाद वाले फ्लैट में पूजा अकेली नहीं बल्कि अपनी रूममेट आफरीन के साथ रहती थी। पूजा अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल स्थित जिस फ्लैट में रहती थी वो उसने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ के सहयोग से किराए पर लिया था। 2 मई 2016 की रात लगभग 11 बजे पूजा के साथ इंस्पेक्टर अमित और उसके साथ न्यूज़पेपर में काम करने वाली आफरीन फ्लैट में मौजूद थे। रात लगभग 11:30 बजे अपार्टमेंट के एक सिक्योरिटी गार्ड ने धमाके के साथ किसी महिला की चीख सुनी तो वो उस दिशा में दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। कुछ ही दूर आगे सिक्योरिटी गार्ड ने अपार्टमेंट के नीचे फर्श पर एक युवती को खून से लथपथ पड़े देखा। ये दृश्य देखकर उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर अपार्टमेंट में रहने वाले तमाम लोग वहां पर आ गए। इनमें से कुछ लोग मृत युवती को पहचानते थे। वो पत्रकार पूजा तिवारी थी। एक व्यक्ति ने 100 नंबर पर फोन करके घटना के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम को बता दिया। वो इलाका थाना सूरजकुंड के अंतर्गत आता था। पुलिस कंट्रोल रूम ने ये सूचना थाना सूरजकुंड को दे दी। थाना सूरजकुंड के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। राजेंद्र सिंह ने डीसीपी एनआईटी पूरन चंद्र पवार, पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी तथा सहायक पुलिस आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी इस बारे में बता दिया था। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां काफी भीड़ जमा थी। लोग पूजा तिवारी के शव को घेरे खड़े थे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया ताकि कार्रवाई की जा सके। मृतका के शरीर पर नाइट सूट था। उसकी मौत 5वीं मंजिल से गिरने की वजह से हुई थी। राजेंद्र सिंह शव और घटना स्थल का मुआयना कर ही रहे थे कि डीएसपी पवार, पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी, सहायक पुलिस आयुक्त गजेंद्र सिंह, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और क्राइम टीम मौके पर आ गए। सभी अपनी अपनी कार्रवाई में लग गए थे। पूजा 5वीं मंजिल स्थित फ्लैट की बालकोनी से चित अवस्था में नीचे गिरी थी। उसका सिर बुरी तरह से फट गया था। आसपास काफी मात्रा में खून फैला था। देखने से ही लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। क्राइम टीम ने शव का मुआयना करने के बाद उसके फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से शराब और बियर की खाली बोतलें, मेज पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट के टूटे और शीशे के 2 गिलास मिले। साथ ही बेड के नीचे 2 कॉन्डोम भी मिले जिसमें एक इस्तेमाल किया हुआ था। सभी चीजों को क्राइम टीम ने सील करके अपने कब्जे में ले लिया। पूजा के साथ वाले फ्लैट में रहने वाली महिला आशा भाटिया शव के पास खड़ी सिसक रही थी। डीसीपी पवार ने आशा से पूछा, आप मृतक की रिश्तेदार हैं? जी नहीं, आशा दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए बोली। पूजा हमारे साथ वाले फ्लैट में रहती थी। मुझसे उसका काफी लगाव था। वो मुझे भाभी कहती थी। मैं भी उसे अपनी ननद की तरह मानती थी। आपके ख्याल से यह हादसा है या फिर कुछ और? पवार ने पूछा तो आशा ने बताया, पूजा इतनी लापरवाह नहीं थी कि बालकोनी से गिर जाती। रही गलत कदम उठाने की बात तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। ना हादसा ना गलत कदम। पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने कहा, तो फिर आप ये मान रही है कि यह हत्या का मामला हो सकता है? ऐसा मुझे संदेह है, लेकिन यकीनी तौर पर मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। आप पूजा के काफी नजदीक थी। क्या आप बता सकती है कि पूजा के फ्लैट पर कौन कौन आया करता था? डीसीपी ने पूछा। उसके साथ अखबार में काम करने वाली आफरीन, हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ और कभी कभी पूजा की रूममेट रह चुकी रीबा आया करती थी। अमित वशिष्ठ इस समय यहीं पर मौजूद है। ये कहकर आशा ने पास खड़े इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ की ओर इशारा किया। डीसीपी पवार ने अमित की ओर देखा। उसके चेहरे पर बदहवासी के भाव थे और आंखें
आंसुओं से डबडबा रही थी। डीसीपी पवार को सैल्यूट करते हुए अमित बोला, सर मेरा नाम अमित वशिष्ठ है और मैं फरीदाबाद पुलिस लाइन में हूँ। पूजा के रिश्तेदार हो या जान पहचान वाले? पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने अमित वशिष्ठ के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा तो वो एकाएक हड़बड़ा गया। फिर उसने बताया, पूजा एक न्यूज़पेपर के साथ साथ एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। कवरेज के सिलसिले में उसकी मुझसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी। मैंने उसे छोटी बहन मान रखा था। वो बहुत मासूम और ईमानदार थी। कहते कहते अमित हथेलियों से चेहरा छिपाकर फपक पड़ा। डीसीपी पवार ने उसे चुप कराया, फिर सवाल किया, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आए थे? मैं पूजा के बुलाने पर रात 9 बजे उसके फ्लैट पर आया था। उस समय पूजा के साथ आफरीन भी मौजूद थी। पूजा काफी परेशान थी। उसने 2 साल पहले अवैध रूप से गर्भपात और गर्भ में लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। डॉक्टरों ने उस पर ठगी और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया था। उसी वजह से पूजा को नौकरी से निकाल दिया गया था। पता नहीं रात 11 बजे के बाद उसे क्या हुआ कि वो रो रो कर कहने लगी, ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे। फिर वो तेजी से बालकोनी की तरफ गई और वहां से उसने गलत कदम उठा लिया। आफरीन कहाँ है? उससे भी पूछताछ करनी है। हनीफ कुरैशी ने पूछा तो अमित ने कहा, मैं 9 बजे पूजा के फ्लैट पर आया था। उस समय आफरीन कॉफी पी रही थी। कॉफी खत्म करके वो सोने चली गई थी। आफरीन 3 महीने से पूजा के साथ फ्लैट में रह रही थी। अमित से पूजा के पिता का फोन नंबर और पता मिल गया। नंबर और पता नोट करने के बाद हनीफ कुरैशी ने पूजा के पिता रवि तिवारी को फोन करके पूजा की मौत की सूचना दे दी। पूजा के माता पिता और भाई सौरभ इंदौर से 9 मई की दोपहर दिल्ली आ गए थे। तब तक पूजा का शव पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी में भेजा जा चुका था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने पूजा का शव उसके घर वालों को सौंप दिया था। बेटी की मौत के गम में डूबे घर वालों ने दिल्ली में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। पूजा के पिता रवि तिवारी ने थाना सूरजकुंड में फरीदाबाद निवासी डॉक्टर अनिल गोयल, उनकी पत्नी अर्चना गोयल और झोला छाप डॉक्टर धवल सिंह के खिलाफ पूजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा गलत कदम उठाने के लिए उकसाने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया। गौरतलब है कि पूजा तिवारी ने इन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था, लेकिन इन डॉक्टरों ने उस पर ठगी तथा ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसी वजह से पूजा को नौकरी से निकाल दिया गया था। फिलहाल वो बेरोजगार थी, जिससे तनावग्रस्त थी। इसी वजह से पूजा ने गलत कदम उठाने का फैसला किया और 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर गलत कदम उठा लिया। इंस्पेक्टर अमित पूजा के घर वालों का भी काफी करीबी था। वो पूजा के साथ 2-3 बार उसके घर वालों से मिलने इंदौर भी गया था। पूजा के घर वाले उसे अपना फैमिली मेंबर मानते थे। डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से पहले अमित से पूजा के पिता रवि तिवारी की तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई थी। उसी के उकसाने पर रवि तिवारी ने डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उधर मीडिया द्वारा मामले को प्रमुखता से उछालने की वजह से पुलिस की छिछालेदार शुरू हुई, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। क्राइम टीम ने पूजा के साथ रहने वाली आफरीन खान से पूछताछ की तो उसने बताया, करीब 8 बजे अमित फ्लैट पर आया था। अमित लगभग रोजाना ही आता था। जब भी वो आता था, मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर सोने चली जाती थी। उस रात भी मैं सोने चली गई थी। मेरे पीछे वहां पर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने अमित और पूजा की आवाजें जरूर सुनी थी। उनकी आवाजों से लग रहा था जैसे दोनों में झगड़ा हो रहा हो। तुम पूजा के बेहद नजदीक थी। अमित से रिश्तों को लेकर पूजा ने तुमसे कुछ खास बातें तो जरूर शेयर की होंगी। हनीफ कुरैशी ने पूछा तो आफरीन ने पल भर सोचने के बाद कहा, पूजा ने बस यही बताया था कि अमित उसका फैमिली मेंबर भी है और सबसे खास दोस्त भी है। तुम्हारे ख्याल से पूजा गलत कदम क्यों उठा सकती थी? बिल्कुल नहीं। उस जैसी हिम्मत वाली लड़की जिसका जीवन संघर्ष और दुश्वारियों से भरा हुआ था,
वो ऐसा कदम उठाने की कभी सोच नहीं सकती। तो फिर ये हादसा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। क्राइम टीम ने अपार्टमेंट की जांच के दौरान तीसरी मंजिल स्थित एक फ्लैट की बालकोनी की रेलिंग को थोड़ा मुड़ा हुआ पाया। इससे ये अनुमान लगाया गया कि जब पूजा 5वीं मंजिल से नीचे गिरी होगी तो उसके नीचे गिरने से पहले उसका शरीर तीसरी मंजिल की रेलिंग से टकराया होगा। क्राइम टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से क्राइम सीन रिएक्ट कराने के लिए पूजा की कदकाठी की 3 डमी बनवाई। फिर 3 बार क्राइम सीन रिएक्ट किया गया। 2 बार डमी नीचे फर्श पर पेट के बल गिरी, जबकि पूजा की डेड बॉडी पीठ के बल पड़ी मिली थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस बाबत बताया, चूंकि पूजा की डेड बॉडी पीठ के बल मिली, इससे ये आशंका बलवती होती है कि अगर कोई उसे गोद में उठाकर नीचे फेंकता तो शव इसी हालत में मिला होता, लेकिन छलांग लगाने के बाद उसका शरीर तीसरी मंजिल की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरा। ऐसी स्थिति में बॉडी पेट के बल गिरी होगी। पूजा की मौत के तीसरे दिन यानी 11 मई को अमित वशिष्ठ पूजा के पिता रवि तिवारी से मिला। रवि तिवारी को 4 पन्ने दिखाते हुए अमित ने कहा, ये पूजा का नोट है जो मुझे मेज की दराज में रखा हुआ मिला है। इसमें पूजा ने डॉक्टरों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए लिखा है, उन्हीं लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरी मौत के जिम्मेदार यही डॉक्टर है। अमित ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, पूजा तो हमें छोड़कर चली गई, उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले डॉक्टर सुकून से रहेंगे। आप साथ दे तो पूजा के इस नोट के जरिए हम 1-2 करोड़ रुपए उन डॉक्टरों से वसूल सकते हैं। लेकिन रवि तिवारी इसके लिए राजी नहीं हुए। रवि तिवारी ने पूजा का वो नोट पुलिस के हवाले कर दिया। नोट 4 पन्नों का था। वो पहले काले रंग के पेन से फिर नीले रंग के पेन से लिखा हुआ था। इससे पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने पूजा की रूम पार्टनर आफरीन खान से इस बाबत पूछताछ की तो उसने बताया, पूजा मैजिक पेन से लिखती थी जिसका रंग ग्रीन था। ये नोट पूजा का लिखा हरगिज नहीं हो सकता। यही बात पूजा के भाई सौरभ ने भी बताई। उसने रहस्य की एक बात ये भी बताई कि उसने अमित के पास एक पेन देखा था जिसमें 3 रिफिल थी, लाल, नीली और काली। ये नोट अमित का लिखा हो सकता है। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक युवती मिडी रीबा अखबार में पूजा की मौत की खबर पढ़कर दिल्ली आई। मिडी रीबा सन 2011 में नोएडा स्थित एक मीडिया हाउस में काम करती थी। वहीं पर पूजा तिवारी भी काम करती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। सन 2012 में पूजा की नौकरी दिल्ली में लगी तो उसने साउथ एक्स में किराए पर फ्लैट ले लिया। मिडी रूबा उसकी रूममेट बनकर 2 साल तक उसके साथ रही थी। फिर पूजा की नौकरी एक अंग्रेजी अखबार में लग गई तो पूजा फरीदाबाद में ही रहने लगी। मिडी रीबा ने क्राइम टीम को बताया कि सितंबर 2015 की एक रात में फरीदाबाद स्थित पूजा के सद्भावना अपार्टमेंट के फ्लैट में गई थी। उस दिन पूजा मिडी की मुलाकात अमित से कराने वाली थी। पूजा अमित को अपना खास दोस्त बताती थी। रात को अमित आया। वो बहुत ही रूखा इंसान था। हम सभी ने बियर पी। फिर ना जाने किस बात को लेकर पूजा और अमित में झगड़ा होने लगा। अमित ने पूजा की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसका सिर फट गया और दोनों हाथों में फ्रैक्चर भी हुआ। अमित वहां से चला गया तो मैं उसे एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गई थी। मिडी रीबा ने आगे कहा, पूजा बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की जिंदा दिल लड़की थी। वो मीडिया में पॉपुलर होना चाहती थी। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। क्राइम टीम ने पूजा का लैपटॉप तथा उसका मोबाइल फोन अमित के पास से बरामद किया है, जो उसने पंचकुला स्थित घर में रखा हुआ था। पुलिस ने लैपटॉप और फोन को खंगाला। पुलिस को उसमें से कई ऐसे साक्ष्य मिले जो ये साबित कर सकते हैं कि पूजा का अमित के साथ कितना गहरा रिश्ता था। बहरहाल पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। पूजा तिवारी एक पॉपुलर पत्रकार बनने की इच्छुक थी। वो अपनी मां और भाई के काफी करीब थी। सन 2011 में पूजा इंदौर से दिल्ली आई। सबसे पहले उसे नोएडा स्थित एक मीडिया हाउस में काम मिला। इसके 1.5 साल बाद वो दिल्ली में
एक न्यूज चैनल से जुड़ी तो अपने सहयोगी अशोक मिश्रा के साथ अवैध रूप से गर्भपात कराने वाले डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन करने लगी। अपने जुनून, साहस, लगन और हिम्मत के बूते पर उसने इस क्षेत्र में काफी नाम और इज्जत कमाई। लेकिन कुछ भ्रष्ट पत्रकारों व डॉक्टरों की मिलीभगत से वो ठगी और ब्लैकमेलिंग के झूठे केस में फंस गई। नौकरी छूटने से वो काफी तनाव में आ गई थी। पूजा तिवारी की मौत के 8वें दिन पुलिस को फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल की जांच कराने की याद आई। मधुबन स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट ने घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस पर कई सवाल उठाए। एक्सपर्ट ने कहा कि 8 दिनों में साक्ष्य नष्ट भी किए जा सकते हैं और गायब भी। बहरहाल एक्सपर्ट ने पूजा के कथित नोट की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश की है कि उसमें पूजा की राइटिंग है या किसी और की। जबकि पूजा के घरवाले मीडी रिबा और आफरीन का कहना है कि वो राइटिंग पूजा की नहीं है, पूजा की हत्या की गई है। इसका सारा दारोमदार उस नोट पर है जिसकी फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि नोट में पूजा की राइटिंग नहीं है तो इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ पर पुलिस का शिकंजा कसना लाजमी है। तभी ये बात सामने आएगी कि पूजा और अमित के रिश्ते किस हद तक थे। बहरहाल अमित को सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस इस बात पर क्यों गौर नहीं कर रही है कि पूजा के बेड के नीचे इस्तेमाल किया एक कॉन्डोम कहां से आया। यदि ऐसा है तो इस मामले में गहरी साजिश होने का प्रबल अंदेशा है। अमित के अलावा शक की सुई आफरीन की तरफ भी उठ सकती है। यकीनन सच सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। पूजा के रूम से मिला इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम चीख चीख कर कह रहा है कि इस मामले में सेक्स भी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।